हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम्पावर लॉ में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देखा होगा और आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भी हमारी पिछली वीडियो को जाकर देखें और हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास जल्दी आ सके। जो लोग मेरी वीडियो को पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में पढ़ाया था कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सेक्शन होते हैं। तो और उसके बाद हमने उस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे उनके बारे में बात किया था, जिसमें कंडीशंस ऑफ ए वैलिड हिंदू मैरिज आता था, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज था, स्पिंदा था, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप था। तो आज हम उसी वीडियो के अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर आपकी शादी हो रखी है और कोई भी इसमें डिवोर्स लेना चाहता है तो उससे पहले जो हमारी कोर्ट है वो हमें दो प्रकार की रेमेडीज देती हैं इस एक्ट के अंदर, जो है मैरिज रेमेडी के नाम से जिनको जाना जाता है, और ये है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। तो आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में, जो कि सेक्शन 9 के अंतर्गत आता है। तो आओ चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि डिवोर्स से पहले कोर्ट दो तरह की रेमेडीज देता है, जिसमें पहली है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और दूसरी है जुडिशियल सेपरेशन। और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में। तो दोस्तों, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जिसको आरसीआर भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये सेक्शन 9 के अंतर्गत आता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील विद द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये आपको मैंने बता दिया। और दिस प्रोविजन allow a spouse to seek legal intervention when the other spouse has withdrawn from their society without reasonable excuse। ये इसमें कौन सा प्रोविजन आता है कि जो एक स्पाउस है ये उसको अलाउ करता है, उसका प्रोविजन को अलाउ करता है कि जो एक स्पाउस है वो लीगल इंटरवेंशन के लिए, हाँ मतलब लीगल इंटरवेंशन के लिए जा सके, कोर्ट में जा सके, व्हेन द अदर स्पाउस हैज विथड्रॉन फ्रॉम देयर सोसाइटी विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। जब उसका जो अदर स्पाउस है वो उसकी मतलब कि उसके जीवन से चला जाए, फ्रॉम देयर सोसाइटी, विड्रॉन फ्रॉम देयर सोसाइटी मतलब उसके जो जीवन से चला जाए विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, मतलब बिना किसी एक्सक्यूज के अगर वो चला जाए तो वो लीगल इंटरवेंशन के सीख करने के लिए जो दूसरा स्पाउस है वो अलो होता है। तो ये आता है आरसीआर के अंडर। की एलिमेंट क्या है सेक्शन 9 के? द सेक्शन स्टेट व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। जब बोले हस्बैंड या फिर वाइफ किसी बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के बिना, एक तो होता है एक्सक्यूज जिसका कोई रीजन हो, लेकिन एक जो रीजनेबल एक्सक्यूज, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज मतलब कोई रीजन नहीं था उसका, उसके बिना विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, दूसरी की सोसाइटी में अपने आप को विड्रॉन कर ले, द एग्रीव पार्टी, जिस मतलब कि जिसको वो हस्बैंड या वाइफ जो भी है जो दूसरी उसको छोड़ के गया है, द एग्रीव पार्टी मे अप्लाई बाय पटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पटिशन अप्लाई कर सकते हैं फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। जो उसका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है उसको वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए पटिशन अप्लाई कर सकते हैं। एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट, और जो कोर्ट है अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए जो स्टेटमेंट है, ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट मतलब कि जो स्टेटमेंट बना रखी है उस केस में, उसके ट्रुथ से अगर वो सेटिस्फाई हो जाए, मेड इन सच पटिशन, मतलब कि उस पटिशन में जो भी स्टेटमेंट बनाई गई है उसके ट्रुथ से अगर वो सेटिस्फाई हो जाए, एंड दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्राउंड, और जब यहाँ पे कोई भी लीगल ग्राउंड ना हो कि एप्लीकेशन को क्यों ना ग्रांट किया जा सके, तो वो क्या जो कोर्ट क्या करती है वो डिक्री करती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो वो डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री को डिग्री पास करती है, जिससे कि रिलीफ मिलता है जो भी एग्री पार्टी है। तो आप आई सो आपको समझ आ गया होगा कि सेक्शन 9 के की एलिमेंट क्या है। तो चलो आगे देखते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो जो मैरिज है वो होनी चाहिए लीगल, वैलिड एंड एग्जिस्टिंग। जो भी मैरिज है वो तो लीगल होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए। ये आपको हमारी पिछली वीडियो में पता लग गया होगा कि वैलिड मैरिज कौन सी होती है, लीगल मैरिज कौन सी होती है, और वो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ होना चाहिए, वो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। वन स्पोज हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, जो एक स्पोज है वो दूसरी की सोसाइटी से जा चुका है, तो ये इसकी दूसरी कंडीशन है एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो कि होनी चाहिए। और जो तीसरी रिक्वायरमेंट वो है सच विड्रॉल मस्ट बी विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, कि जो विड्रॉल है वो एक मस्ट भी होना चाहिए कि मतलब होना चाहिए विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज,
रीजनेबल एक्सक्यूज के बिना होना चाहिए, किसी कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं जो रीजनेबल हो, उसके लिए वो विड्रॉल के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट नहीं मान सकता। अभी आपको यहाँ पता होगा, जैसे कि अगर वाइफ की कहीं नौकरी लग जाती है और वो हस्बैंड को बोलती है कि मेरे को किसी दूसरी शहर में रहना है, तो अगर हस्बैंड बोलता है कि नहीं जी, मैं तो मेरे को तेरे को तो मेरे साथ ही रहना होगा, तो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट में तब अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज है। ठीक है। तो जो चौथा पॉइंट है वो है द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द ट्रुथ ऑफ द पिटिशन। जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जो पिटिशन की जो ट्रुथ है उससे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये चार कंडीशन है जो कि एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है जो हमारा, उसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अब आपको समझ आ गया होगा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या था और कौन सी पार्टी इसमें पटिशन दायर कर सकती है और कोर्ट इसमें क्या कर सकता है। लेकिन इसके बाद बहुत मुद्दा उठा था कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं। तो आयो हम चेक करते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 22 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट हैज बीन ए सब्जेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट जुडिशियल स्क्रूटनी। तो जो बोले इन्होंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूट है उसको जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर रखा गया है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी जुडिशियल स्क्रूटनी थी। कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज क्या थे इसके, आरसीए प्रोविजन है फेस चैलेंज ऑन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कई कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड है जिसके ऊपर इसको चैलेंज दिया जाता है। सबसे पहले तो राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लाइबिलिटी है, जो आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, जो एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लाइबिलिटी। तो कई क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये जो हमारा आरसीआर है, जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट है, ये उसको ब्रीच करता है, उस फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है। तो देखें उनका क्या कहना है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट फोर्सिंग ए स्पाउस टू रिटर्न टू मैट्रिमोनियल कोहैबिटेशन वायलेट देयर राइट टू प्राइवेसी, बॉडी इंटेग्रिटी एंड पर्सनल ऑटोनॉमी। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ये आरसीआर है का प्रोविजन है, यह करता है, ये फोर्स करता है एक स्पाउस को टू रिटर्न टू मैट्रिमोनियल कोहैबिटेशन, कि वो मैट्रिमोनियल कोहैबिटेशन में रिटर्न कर जाए, सहवास में, जो शादी के सहवास में रिटर्न हो जाए, जो कि उनके राइट टू प्राइवेसी, बॉडीली इंटीग्रिटी एंड पर्सनल ऑटोनॉमी को वायलेट करता है। तो द पटिशनर इन दी ऑन गोइंग, जो एक अभी केस चल रहा है, जो अभी फेमस केस चल रहा है, और जसवा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो पटिशनर था उनने कंटेंट किया था दैट कोहैबिटेशन इज एन इंटीमेट पर्सनल चॉइस एंड कंपेलिंग समवन टू लिव विद देयर स्पाउस वायलेट देयर राइट टू प्राइवेसी एज एस्टैब्लिश्ड इन द पुट्स्वामी जजमेंट। तो इसमें जो पटिशनर क्या बोला है, उसने कंटेंट किया है कि जो कोहैबिटेशन है, जो सहवास है एक, जो कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट के अंडर, कि इज एन इंटीमेट पर्सनल चॉइस, कि वो एक इंटीमेट पर्सनल चॉइस है, कि वो उस पर्सन की चॉइस है कि उसे उसके साथ रहना है या नहीं। एंड कंपेलिंग समवन टू लिव विद देयर स्पाउस वायलेट देयर राइट, तो किसी को कंपेल करना कि वो अपने स्पाउस के साथ रहे, तो ये वायलेट क्या करता है, उसके प्राइवेसी के राइट को वायलेट करता है, जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ था पुट्टस्वामी जजमेंट में। तो ये जो क्रिटिक्स था ये था राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लाइबिलिटी के अंडर। तो दूसरा जो इसमें होता है वो होता है राइट टू इक्वालिटी, जिसके ऊपर इसको चैलेंज किया जा सकता है, आर्टिकल 14, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। इसमें क्या कहता है कि वाइल द प्रोविजन अपीयर जेंडर न्यूट्रल, चैलेंजर्स आर्ग्यू दैट दे डिसप्रोपोर्शनलिटी अफेक्ट वुमेन ड्यू टू अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर इन इंडियन फैमिली। तो वो कहते हैं कि चाहे इस जो प्रोविजन है ये जेंडर न्यूट्रल है, इसमें चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो चैलेंजर है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि दे डिसप्रोपोर्शनलिटी अफेक्ट, की ये वुमन को ज़्यादा अफेक्ट करता है ड्यू टू अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया, की जो इंडियन फैमिली में जो वुमन का रोल है, तो उसके उसके उससे ये वुमन को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ये एज पर मेल। द पटिशनर इन जसवा पाठक केस हाईलाइट, तो जो पटिशनर था इसी केस में वो हाईलाइट कर रहा है एनी असेसमेंट ऑफ लॉ वैलिडिटी मस्ट इंक्लूड इट्स एक्चुअल इफेक्ट इन सोसाइटी रेफरेंस टू द्वारका, कि वो बोला कि जो असेसमेंट होता है किसी भी लॉ का, जो वैलिडिटी का असेसमेंट होता है, वो क्या इंक्लूड करता है, इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या है सोसाइटी में, उसको इंक्लूड करता है। तो इसके ऊपर उन्होंने पिटिशन डाल रखी है। तो आपको पता लग गया कि कौन कौन से चैलेंज, एक तो राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लाइबिलिटी के अंडर इसको चैलेंज किया जा रहा है, और दूसरा राइट टू इक्वालिटी के अंदर इसको चैलेंज किया जा रहा है। अब इसमें जो लैंडमार्क जुडिशियल इंटरप्रिटेशन थे वो क्या थे, जिससे कि ये डिसाइड हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है। तो सबसे पहला केस है टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया, जो 1983 का केस है। इस केस में क्या होता है, जो टी सरिता एक फेमस तमिल एक्टर है और इसकी शादी होती है वेंकट सुबैया के साथ। तो इस पहले वेंकट सुबैया के उसमें रहते हैं
घर पे रहते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम बाद दोनों मतलब हंसते खेलते रहते हैं। उसके थोड़े टाइम बाद जो सरिता होती है ये वेंकटेश भैया को लेके अपने माँ बाप के घर चली जाती है रहने के लिए। वहाँ इनमें थोड़ी दूरियां पड़ती हैं तो दोनों अलग अलग रहने चालू कर देते हैं। तो वेंकटेश भैया वापस आ जाता है लेकिन टी सरिता वहीं रह जाती है। उसके बाद जो वेंकटेश भैया है वो आरसीआर के लिए अप्लाई करता है, पिटीशन दायर करता है कि मेरी वाइफ मेरे से अलग रह रही है विदाउट रीजनेबल कॉज। तो जो कोर्ट है वो भी इसके पक्ष में फैसला सुना देती है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का वो दे देती है इसको कि सरिता को इसके साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन सरिता उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है उसमें अपनी वो करती है, पिटीशन डालती है कि जो सेक्शन 9 है जो आरसीआर का जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या होता है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बोल कहता है, हैड इनिशियली डिक्लेयर कि जब ये अपना वो केस डालती है कि उसके लिए वो चैलेंज करती है कि जो सेक्शन 9 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है वो डिक्लेयर कर देता है कि हाँ वो अपने शुरू में डिक्लेयर करता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, होल्डिंग दैट इट वायलेट द राइट टू प्राइवेसी, कि ये जो राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी है उसको वायलेट कर रहा है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाउएवर दिस जजमेंट वाज लेटर ओवररूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सरोज रानी का केस आया था उसमें इसको ओवररूल कर दिया गया था इस जजमेंट को। तो दो पहला केस आपको पता लगेगा टी सरिता और वेंकटेश भैया जिसमें सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। अब दूसरा केस है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा। ये 1984 का केस है। तो इस केस में भी क्या होता है कि वो जो सरोज रानी के द्वारा है वो अप्लाई किया जाता है कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल का राइट है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या वैलिड है या नहीं है, तो उसके लिए अप्लाई किया जाता है। तो इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है वो क्या बोलती है कि द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है सेक्शन 9 की उसको अपहेल्ड रखती है, मतलब कि वो मानती है कि ये सही है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। रूलिंग इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 14 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो मानते हैं कि ये जो 14 और 21 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के उनको वायलेट नहीं कर रहा। द कोर्ट स्टेटेड इट सर्व ए सोशल पर्पज एज एन एड टू द प्रिवेंशन ऑफ ब्रेक ऑफ मैरिज, कि जो ये है ये जो आरसीआर है जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है कि ये एक ऐड है कि वो मैरिज को जो मतलब एक शादी होती है उसको ना तो मतलब वो ना टूटे वो बची रहे उसके लिए ये एक ऐड है। उसका एक पर्पस है, सोशल पर्पस है कि मतलब एक सामाजिक कार्य है कि उसको उस शादी को बचाने के लिए ये एक ऐड है, मतलब कि एक सहायता की जाती है। तो कोर्ट इसके जरिए मतलब इस जो केस था इसमें कोर्ट मानती है कि जो सेक्शन 9 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। It cannot be viewed in the manner the learned single judge of Andhra Pradesh High Court has viewed it। वो बोलती है कि इसको उस मैनर में नहीं देखा जाना चाहिए कि जिसने मतलब वो सिंगल जज था, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो केस हुआ था वो सिंगल जज था, उन्होंने जिस तरह इसको व्यू किया उस तरह इसको व्यू नहीं किया जाना चाहिए था। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट आरसीआर एम टू इंड्यूस स्पाउसेस टू लिव टुगेदर नॉट टू फोर्स अनविलिंग पार्टनर इनटू सेक्सुअल लिंक। तो जो कोर्ट क्लैरिफाई करती है कि जो आरसीआर का एम है वो इंड्यूस करना है स्पाउसेस को टू लिव टुगेदर, कि जो दो स्पाउसेस है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकें, ना कि उनको फोर्सफुली अनविलिंग पार्टनर इनटू सेक्सुअल, ना कि उनको जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में फोर्सफुली अनविलिंग पार्टनर जो फोर्स है उसको अनविलिंग पार्टनर को फोर्स करना कि तू इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना। लेकिन इसका सिर्फ जो जो मेन एम है वो है कि इंड्यूस करना स्पाउसेस को टू लिव टुगेदर। ठीक है। तो जो तीसरा केस है वो इसमें आता है हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह चौधरी 1984। इस केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो उसका क्या भी होता है और बाद में उसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी हल किया जाता है दैट द सेक्शन 9 डज नॉट फोर्स एन अनविलिंग स्पाउस टू एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशन बट ओनली एम टू ब्रिंग कंसोर्टियम बिटवीन देम, कि जो ये सेक्शन 9 है ये फोर्स नहीं करता एक अनविलिंग स्पाउस को टू एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप कि वो दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन में रहे, बट ओनली एम करता है, इसका जो एम है वो है टू ब्रिंग कंसोर्टियम बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में समझौते को लेकर आना ही इसका जो मेन उद्देश्य होता है। द कोर्ट एम्फेसाइज दैट conjugality goes beyond mere procreation and sexual relation। जो कोर्ट है इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है कि जो कॉन्जुगेलिटी है जो सहवास है वो गोज बियॉन्ड मतलब कि वो बहुत ऊपर जा सका है मियर प्रोक्रिएशन एंड सेक्सुअल रिलेशन। जो सेक्सुअल रिलेशन है मतलब जो सेक्सुअल जो संबंध है और जो प्रोक्रिएशन बच्चे पैदा करने के अलावा भी ये बहुत ऊपर तक है, जो कॉन्जुगेलिटी का जो सिद्धांत है उसके ऊपर जा चुका है। तो इसमें भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड मानता है सेक्शन 9 को। तो ये थे 3 केस जिसमें कि पता चल गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है या कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं है।
तो जो भी करंट स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके वो क्या है, उसके बारे में जो बोला गया वो है कि एज ऑफ मार्च 2025 द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आरसीआर, जो अभी का करंट स्टेटस है वो क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आरसीआर इज अगेन अंडर रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट इन जसवा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विद द नेक्स्ट हियरिंग शेड्यूल फॉर अक्टूबर 15 2025। की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है आरसीआर की वो अंडर रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो फेमस केस है और जसवा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, और जिसकी नेक्स्ट हियरिंग शेड्यूल हुई है अक्टूबर 15 2025 में। इसमें जो पिटिशनर है वो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। उन्होंने चैलेंज किया है इसके जो प्रोविजंस है आरसीआर के प्रोविजन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वो अपने जो लाइफ इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ये उनको वायलेट करता है, इसके जो प्रोविजन है उसको वायलेट करते हैं, इसलिए उन्होंने चैलेंज किया है इसको। और जब जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है एंड जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट कमेटी है ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर जो कमेटी बन रखी है, चिल्ड्रन डेवलपमेंट कमेटी, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट कमेटी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है, हैज सजेस्टेड डिलीटिंग आरसीआर प्रोविजन। उन्होंने सजेस्ट किया है कि आरसीआर के प्रोविजन को डिलीट किया जाए बिकॉज दे हैव बीन यूज टू डिनाई वुमेन क्लेम फॉर मेंटेनेंस, कि इनको इनका मिस यूज किया जा रहा है, कि इनका मिस यूज करके जो वुमेन का जो राइट है मेंटेनेंस के लिए जो क्लेम कर सकती हैं और वो क्रुएल्टी के लिए जो वो पटिशन दायर कर सकती हैं, उसके लिए इसको मिस यूज किया जा रहा है, इसलिए इसके प्रोविजंस को जो आरसीआर प्रोविजन है इसको डिलीट किया जाना चाहिए। तो ये था इसका जो अभी करंट स्टेटस था। तो इसमें द सुप्रीम कोर्ट अपकमिंग कमिंग डिसीजन विल बी क्रूशियल एंड की जो क्रूशियल होगा उनका डिसीजन कि वेदर इसके जो प्रोविजन है वो कंटिन्यू करेंगे या फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान के उनको हटा दिया जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, आपको पता लग गया होगा कि आरसीआर क्या होता है। आरसीआर है जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है, पहले तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है जो सेक्शन 9 के अंडर आता है। उसमें जो बताया गया कि जो एक स्पाउस है वो लीगल इंटरवेंशन ले सकता है अगर कोई दूसरा स्पाउस है जो उसकी सोसाइटी से बिना बताए उसको चला गया हो विदाउट एनी एक्सक्यूज, तो वो लीगल इंटरवेंशन कर सकता है। की एलिमेंट भी आपको पता चल गया क्या क्या थे, इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन इज इट कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट, ये भी आपको पता लग गया इस वीडियो के जरिए। लैंडमार्क केस में आपको पता चल गया टी श्रीता और वेंकटा सुवैया का पहला केस था, उसके बाद सरोज रानी और सुदर्शन कुमार चड्डा का था, और उसके बाद रविंदर कौर और हरमंदर सिंह चौधरी, ये तीनों केस थे, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। जो भी करंट स्टेटस है जिसमें फेमस केस है जसवा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आई होप ये भी आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा। तो ये थी मेरी वीडियो आरसीआर को लेके। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का लिंक मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।